नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके चहीते YouTube चैनल अभिनव जेट क्लासेज पर। साथियों, पिछले दिनों से जो है आपकी कक्षाएं रेगुलर चल रही हैं। इसी बीच में हमने जो टेस्ट सीरीज थी वो शुरू की थी। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जिन लोगों ने टेस्ट दिया था बहुत अच्छी बात है, उनको धन्यवाद। काफ़ी लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा भी था, कुछ लोगों का ठीक ठाक नहीं था, तो उसको मैं बेकार नहीं कहूँगा। ये कह सकता हूँ कि ठीक ठाक नहीं था तो वो निराश नहीं हो, रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहें। उनकी जो भी समस्याएं हम रेगुलर सुनेंगे, उनका समाधान करेंगे और इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि ये टेस्ट शुरू ही इसलिए किया गया है कि आप में जो भी समस्याएं हैं उनमें इम्प्रूवमेंट किया जा सके। तो ऐसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। हम आपका पूरा सब लोगों का परफॉर्मेंस यहाँ ऑनलाइन इसी वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। फिलहाल थोड़ा सा हम क्षमा चाहेंगे कि थोड़ी सी टेक्निकल टीम की वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है, उनकी समस्या का सामना आपको भी करना पड़ सकता है, हमें भी। पर निकट भविष्य में आने वाले समय में एक या दो वीडियो बाद क्या करेंगे, ये जो एक्सप्लेनेशन है, जो भी क्वेश्चन पेपर हम लेके आ रहे हैं, डिटेल से एक्सप्लेनेशन होगा और जो भी बच्चा होगा जिन्होंने टेस्ट दिया है उनका एक एक का नाम यहाँ डिस्कस किया जाएगा, उसने क्या कमी की थी और उसने क्या परफॉर्मेंस अच्छा किया था, वो सबके सामने दिखाया जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन पिछले वाला जो टेस्ट आपने दिया था उसका समाधान बताना जरूरी है। तो उस पर एक्सप्लेनेशन पूरे तरीके से अभी संभव नहीं है, लेकिन जितना आपको बताया जाए आंसर आप मिलान कर लें। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जो ये सुविधा है शानदार वाली, वो आपको देखने को मिल सकती है। तो शुरुआत करते हैं। चलो आज की इस वीडियो से इन सुंदर सी पंक्तियों से। आपने सुना होगा, देखा होगा, ये हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं श्रीमान अमिताभ बच्चन जी, उनके द्वारा कही गई पंक्तियां हैं कि लहरों से टकराकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसकी गहराई में यदि जाके देखें तो शायद ये आपकी तरफ इंगित कर रहा है कि हो सकता है आपने टेस्ट दिया हो और उसमें आपने ये नहीं समझ लिया हो कि ये आपका टेस्ट था, ये अंतिम टेस्ट था। ऐसा नहीं है, ये यही इंगित कर रहा है कि अभी फिल्म बाकी है, सिर्फ ट्रेलर ही हुआ था। इसकी अंतिम पंक्ति बड़ी गजब है, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, उसका भी मैं आपके सामने दो शब्द बोल देता हूँ कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या भूल रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। आखिर कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी और दोस्तों, नमस्कार। शुरुआत करते हैं हम अपने लेक्चर की। तो बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, गोल्डन राइस किसका समृद्ध स्रोत है। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन लेके आएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसी व्यवस्था है नहीं, तो अभी क्या है कि हम आपको आंसर ही बता सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका एक्सप्लेनेशन बिना लिखे यदि बता सकते हैं तो उसमें हम बता देंगे। पर यहाँ ध्यान दें आप, गोल्डन राइस किसका समृद्ध स्रोत है, ये विटामिन ए इसमें राइट आंसर होगा। ध्यान ये रखें कि आप जितने भी विटामिन हैं उन सब का आप क्या करेंगे, क्योंकि ये हॉर्टिकल्चर में अलग से एक टॉपिक आता है विटामिन से संबंधित, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, इनसे संबंधित इनका अन्य नाम पूछा जाता है। ये इनके लिए रिच सोर्स कौन सा है, कि किस स्रोत में सबसे अधिक पाए जाते हैं, ये पूछा जाता है। या इनकी कमी से होने वाले रोग कौन है, ये पूछा जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है, विटामिन सी की कमी से कौन होता है और विटामिन डी से। तो विटामिन ए का मैं बता देता हूँ आपकी समझ के लिए। विटामिन ए की वजह से रतौंधी रोग होता है, और ट्रिक के लिए बता दूं विटामिन बी से बेरी रोग होता है। तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी नस्ल श्रेष्ठ अंडा देने वाली है। तो किसकी बात हो रही है यहाँ, मुर्गी की बात हो रही है। तो अंडा कौन देगा, मुर्गी देगी, भैंस तो देती नहीं है। तो यहाँ आप ध्यान देंगे, मुर्गी के संबंध में बात हो रही है, तो आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि ये सभी नस्लें किसकी हैं, मुर्गी की हैं। तो यहाँ थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं कि जो भी पशु पाले जाते हैं वो एक या एक से अधिक उनका उद्देश्य होता है पालने का। अब जब से पशु हो तो उनमें जैसे भैंस है, गाय है, बकरी है, उनका पालने का एक से अधिक उद्देश्य हो सकता है। क्या उद्देश्य हो सकता है, या तो डुअल पर्पज जिसको बोलते हैं, एकल पर्पज भी होता है, सिंगल पर्पज भी होता है, एक डुअल पर्पज होता है, दोहरा पर्पज होता है, और एक होता है ड्रोट पर्पज। 3 प्रकार के पर्पज होते हैं।
तो इनमें अंतर क्या होता है, जैसे सिंगल पर्पज में तो क्या होगा, एक उद्देश्य के लिए, जैसे कोई भैंस है तो उसका क्या उपयोग किया जाएगा, दूध देने के लिए या हल जोतने के लिए या मीट उत्पादन के लिए। तो इनमें से कोई भी एक उपयोग यदि किया जा रहा है तो वो क्या हो गया, सिंगल पर्पज। लेकिन यदि एक से अधिक हो, जैसे कोई भैंस है उसका दूध उत्पादन के लिए भी किया जा रहा है और उसके जो भैंसा है सांड, उसका उपयोग हम क्या कर रहे हैं, खेतों में हल जोतने के लिए कर रहे हैं, तो डुअल पर्पज हो गया ये। और इसके अलावा एक पर्पज हो सकता है, द्विपर्पज हो सकता है, कुछ होते हैं ड्रॉट पर्पज, उनका उद्देश्य क्या होता है कि सिर्फ हम खेतों में काम लेते हैं उनके द्वारा। तो कुछ होते हैं जैसे नागौरी नस्ल के पशु हो गए, उनका उपयोग कहाँ लेंगे, पशुओं में जुताई के लिए काम में लेते हैं खास करके। दूसरा जो साइड रोल है उसका क्या है, दूध उत्पादन लेना, वो उसका इतना नहीं होता। तो यहाँ आप ध्यान देंगे क्या है, अंडा जो मुर्गी होती है उसका क्या उद्देश्य हो सकता है, मीट उत्पादन भी हो सकता है। कुछ नस्लें हैं जो श्रेष्ठ मीट उत्पादन भी देती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो श्रेष्ठ अंडा उत्पादन भी देते हैं। तो वर्ल्ड की जो सबसे अधिक अंडा उत्पादन देने वाली है, श्रेष्ठ अंडा देने वाली वो कौन सी है, व्हाइट लेगोर्न। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, भारत में सर्वाधिक प्रचलित ट्रैक्टर की अश्व शक्ति कितनी है। देखो ये टॉपिक पहले आपके जेट में नहीं था, अब जोड़ा गया है। ये आपका इंजीनियरिंग से संबंधित है, उससे संबंधित क्वेश्चन है, छोटा सा एक ही चैप्टर आपके उसमें जो है जेट में, तो इससे संबंधित क्वेश्चन अभी पहली बार आया है। तो इससे संबंधित पूछा जा चुका है पहले भी, लेकिन सिलेबस में नहीं था। तो जितने भी है ना, आप ध्यान रखना, मैं रेंज बता दूं, भारत में जितने भी ट्रैक्टर हैं जो खेतों में काम में लिए जाते हैं, उनकी जो रेंज होती है 31 से 40 HP होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 31 से 40 HP भारत में जितने भी ट्रैक्टर हैं वो उपयोग में लिए जाते हैं। ये रेंज है, एवरेज हम बताते हैं, वैसे तो ज्यादा भी लिए जा सकते हैं, कम भी, लेकिन एवरेज क्या लिए जाते हैं 31 से 40। अब यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन ए 5 HP नहीं है, राइट आंसर। ऑप्शन बी 15 HP नहीं आ रहा हमारे में। ऑप्शन सी 35 HP 31 से 40 के बीच में आ रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरहर की प्रति हेक्टेयर किलोग्राम बीज दर क्या है, यानी एक हेक्टेयर में जब बुआई करते हैं तो अरहर को कितना काम में लेते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको आना चाहिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और इसमें कुछ भी समझाने जैसा नहीं है, सिर्फ आपको रटने जैसा था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 12 से 15 kg। तो बच्चों यहाँ एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यहाँ जो भी क्वेश्चन है उसमें दो बातें हैं, एक तो होता है कॉन्सेप्ट, एक होता है फैक्ट। तो फैक्ट ऐसी चीज होती है जिसको रटना होता है, उसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं होता। तो उसमें जो है वो है, 12 से 15 kg है तो है, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको एक्सप्लेन किया जाना जरूरी होता है कि ऐसा क्यों है, तो उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे जिसको करते हैं कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, फैक्ट वाले क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर करके हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए 12 से 15 kg। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, कुफरी चिप्सोना किसकी किस्म है। यहाँ आपको मैं बता दूं, जिसके भी पीछे कुफरी लग जाए तुरंत समझ जाना ये आलू से संबंधित है। तो कुफरी चिप्सोना ये एक किस्म है जो कि चिप्स बनाने के लिए, प्रोसेसिंग के लिए काम में ली जाती है, और ये किस्म किसकी है, आलू की, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, म्यूरेट ऑफ पोटाश। म्यूरेट ऑफ पोटाश क्या है, पोटाश युक्त उर्वरक है जिसको काम में लिया जाता है। इसका जो फॉर्मूला है KCl। पूछा जाता है कि इसमें से जो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, K2O है, KCl है, KNO3 है, K2SO4 है, तो इनमें से राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी पोटेशियम क्लोराइड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अम्लीय मृदा क्या मिलाकर सुधारी जाती है। बच्चों आप जानते होंगे कि जो मृदाएं होती हैं, कुछ आपके जो टॉपिक दे रखे हैं सोइल साइंस में वो दे रखे हैं समस्याग्रस्त मृदाएं, यानी ऐसी मृदाएं जिनमें किसी प्रकार की समस्या है। डिटेल से इसकी चर्चा करेंगे क्लास में। तो उनमें से एक मृदा है अम्लीय मृदा, तो उसको सुधारने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चूना। अम्लीय मृदाओं को सुधार के लिए क्या उपयोग मिलेंगे, चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चुकंदर के अंत विगलन रोग का मुख्य कारण क्या है। चुकंदर के अंतर्विगलन रोग का मुख्य कारण क्या है। तो इसमें देखना आप, ये किसी प्रकार से जो भी रोग है, ये एक तरीके से किसी वायरस, बैक्टीरिया, फफूंद जनित रोग नहीं है, बल्कि ये किसी पोषक तत्व की कमी से होने वाला रोग है। तो इसको दैहिक विकार बोलते हैं, फिजिकल डिसऑर्डर। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, बोरोन की कमी से रोग होता है, आपका राइट आंसर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आपके जो एनिमल हस्बेंड्री है उसमें बहुत सारी दवाइयां हैं, उनका उपयोग लिया जाता है। तो इसमें एक दवाई है, पशु उपचार में मैग्नीशियम सल्फेट यानी MgSO4 का उपयोग किया जाता है। यानी MgSO4 या मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, तो कफनाशक नहीं किया जाता, उत्तेजक नहीं किया जाता, गैसार नहीं किया जाता, ऑप्शन डी रेचक, ये रेचक के रूप में किया जाता है इसका। तो इसका राइट आंसर डी होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10वां।
राजस्थान में सबसे फाइन कॉर्पोरेट ऊन पैदा करने वाली भेड़ की नस्ल का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप लोग। तो इसमें सोनाड़ी गलत आंसर, मालपुरा गलत आंसर, चोखला बिल्कुल राइट आंसर है। इससे फाइन कॉर्पोरेट ऊन प्राप्त की जाती है। तो जैसलमेर भी गलत आंसर है, क्या आपका सी राइट आंसर है, चोखला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है दराती नुमा सींग किस नस्ल की पहचान? आप चित्र में देख पा रहे हैं, जैसे रटने जैसा कुछ भी नहीं है। दराती नुमा सींग, दराती आप जानते होंगे यूज लेते हैं हार्वेस्टिंग के लिए, तो कुछ ऐसी आकृति आपको चित्र में दिखा दे रही होगी। ये किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मुर्रा गलत है, ऑप्शन बी सुरती, ये राइट आंसर है इसका, सुरती इसका राइट आंसर बी होगा। सी भी गलत है, डी भी गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। उत्तरी भारत में मटर की बुआई कब की जाती है? उत्तरी भारत में मटर की बुआई कब की जाती है? इसका राइट आंसर होगा, आप जानते हैं कि मटर जो है आपका रबी क्रॉप है, इसीलिए ये कब की जाएगी इसकी? अगस्त में नहीं, गलत है। दिसंबर में नहीं करी जाएगी, नवंबर में नहीं करी जाएगी, कब की जाएगी? अक्टूबर में। राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। पपीते के खेत में कितने प्रतिशत नर पौधे होने चाहिए? यहां आप ध्यान देंगे कि पपीते में जो होता है, हालांकि इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे, 3 प्रकार के पौधे पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ डिटेल से यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, आगे अलग से इसकी क्लास होगी, पर यहाँ थोड़ी सी आपको मैं बता दूं, जब भी पौधे लगाए जाते हैं उनमें 90% यानी कि पूरे में से 90% क्या होंगे आपके मादा भाग होंगे और 10% इसमें होंगे आपके नर भाग। अब किसी बच्चे ने एक बार सवाल किया था कि सर ये 10% ही क्यों लिए जाते हैं नर भाग और मादा भाग जो है 90% क्यों? तो आपको मैं एक बात बता दूं, भले वो पशु हो, मनुष्य हो या हो आपका पौधा हो, उसमें जो नर भाग होता है उसमें बहुत सारी संख्या में जो नर भाग में है वो तत्व पैदा होते हैं। जैसे पुरुष की बात करें तो करोड़ों की संख्या में शुक्राणु पैदा होते हैं, वैसे ही पशु में भी बात है। और वैसे ही किसकी बात करें, यदि हम फूल की बात करें तो फूल में भी बहुत ज्यादा मात्रा में पुंकेसर पैदा होते हैं, लेकिन जो मादा भाग है उसमें एक ही अंडाणु पैदा होता है, तो इस वजह से उसकी तो मात्रा ज्यादा ली जाती है, लेकिन जो नर भाग है उनकी मात्रा कम ली जाती है। इसलिए इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, 10% लिए जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आधार बीज तैयार किया जाता है, ध्यान दें यहाँ ऐसा किया जा रहा है कि जो आधार बीज है वो किससे तैयार किया जाता है? कहने का मतलब इसका पैतृक कौन है, इसका पिताजी कौन है? तो ध्यान रखना आप लोग, जो आधार बीज है वो तैयार किया जाता है आपका प्रजनक बीज से। प्रजनक बीज तैयार किया जाता है मूलाधार से, और आधार बीज से क्या तैयार किया जाता है? प्रमाणित बीज। अब यहाँ एक सवाल है जो कि आपका सुपरवाइजर ने पूछा जा चुका है कि आधार बीज पे टैग का रंग कैसा होता है, टैग क्या होता है क्या नहीं होता है, डिटेल से हम इसकी क्लास में चर्चा करेंगे। यहाँ जो आंसर है आपका सफेद रंग का टैग लगाया जाता है आधार बीज पे। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? आधार बीज किससे तैयार किया जाता है? ऑप्शन बी, प्रजनक बीज से। राइट आंसर बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोडियम बेंजोएट का उपयोग कहाँ किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग, ध्यान देना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है और बड़ी से बड़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये एक परिरक्षक के रूप में काम में लिया जाता है, यानी जो फल और सब्जी होते हैं उनको हम लंबे समय तक नहीं बचा सकते, तो हम क्या करते हैं, उससे लंबे समय तक वो खराब हो जाएंगे तो उनसे हम क्या कर लेते हैं, नई कोई वस्तु बना लेते हैं जो कि अधिक समय तक सुरक्षित रहती है, फिर उसको काम में लेते हैं, क्योंकि उनसे मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स हमें उस पदार्थ से भी मिलेंगे जो कि हमने नया बनाया है। तो उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए एक रसायन का प्रयोग किया जाता है, उसको सोडियम बेंजोएट कहते हैं। तो कीटनाशी के रूप में नहीं लिया जाता, खरपतवारनाशी के रूप में नहीं लिया जाता, कवकनाशी के रूप में नहीं लिया जाता। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, परिरक्षक के रूप में यानी प्रिजर्वेटिव के रूप में इसका उपयोग लिया जाता है। राइट आंसर सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, इसकी मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि डिटेल में इसकी क्लास में चर्चा कर रखी है। हॉर्टिकल्चर की जो क्लास है, दूसरी या तीसरी क्लास आप देख सकते हैं, वहाँ डिटेल से चर्चा है। बहुभ्रूणता क्या होती है? तो बहुभ्रूणता किस में पाई जाती है? सिर्फ एग्जाम्पल यहाँ पूछा गया है, वहाँ भी मैंने कहा गया था एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। और आप ये चीज का ध्यान दें, इसमें अधिकांश क्वेश्चन 95 क्वेश्चन जो पहले के एग्जाम है उनमें आ चुके हैं, ये वही क्वेश्चन है जो पहले पूछे जा चुके हैं। तो सिर्फ हवा नहीं बनाया जा रहा, ना आपको परेशान करना होता है, ना ऐसे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं कि आप उनको देख के खुश हो जाएं। ये एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन है, यदि आपके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है तो खुशी होने की बात है, नहीं हो रहा है तो थोड़े दुख की बात है, बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के लेवल के। बहुभ्रूणता ध्यान देंगे, हमने बताया कि जो दक्षिणी भारत है उसमें जो आम की किस्में उनमें पाया जाता है, और उसके अलावा जो नींबू वर्गीय फल है उनमें बहुभ्रूणता पाई जाती है। तो अमरूद कैंसिल, पपीता कैंसिल, अनार कैंसिल, आपका राइट आंसर क्या होगा? बी, नींबू वर्गीय फल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आपको बता दूं मैं बिल्कुल इसका ट्रिक, बी का मतलब बेरी बेरी, और बी से मतलब क्या होता है? विटामिन बी।
तो बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी विटामिन डी गलत है, ऑप्शन सी विटामिन बी। राइट आंसर आपका सी होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? विटामिन सी, विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी फसल ट्रैप की तरह उपयोग की जाती है? देखो यहाँ ध्यान देंगे, ट्रैप फसल क्या होती है? ट्रैप का मतलब होता है फंदा, फंदा का मतलब फंसाने वाली, आकर्षित करने वाली। तो कुछ फसलें क्या होती हैं, ऐसी होती हैं कि कुछ विशेष प्रकार के कीट होते हैं जो एक फसल पे लगते हैं, वही कीट एक दूसरे प्रकार की फसल पे भी लगते हैं। तो दो फसलें एक अलग अलग हैं लेकिन कीट सेम है, दोनों पे लगता है। तो हम क्या करेंगे, जिस फसल का हम ज्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं उस पे से वो कीट हटाना चाहते हैं, और दूसरी ऐसी फसल होगी जो कि उसका ज्यादा उत्पादन हमें नहीं लेना, उसका ओनली क्या करना है कि वो आकर्षित होकर उस मुख्य फसल से कुछ दूसरी फसल पे कीट उस पे जाके आकर्षित हो जाए और वहां चला जाए तो हमारी मुख्य फसल बच जाए। तो इसको बोलते हैं ट्रैप फसल। तो क्या होती है इसमें? ट्रैप फसल, एक मुख्य फसल को बचाया जाता है कीटों से, क्योंकि वो जो दूसरी फसल होती है उस पर आकर्षित होके उस पर वो कीट चले जाते हैं। तो उसमें जो आपका ट्रैप फसल के रूप में इनमें से क्या काम में लिया जाता? ना आलू लिया जाता, ना प्याज लिया जाता, ना ही बैंगन। इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? भिंडी। तो कपास के रूप में, कपास के चारों तरफ ये भिंडी उगाई जाती है, लाल कीट का कंट्रोल इसके द्वारा किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? भिंडी, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बगीचे की प्राचीनतम विधि कौन सी है? गार्डनिंग की सबसे प्राचीनतम विधि कौन सी है? इसकी डिटेल से चर्चा करेंगे क्लास में। इसकी जो राइट आंसर होगा आपका मुगल बाग। जो राइट आंसर आपका मुगल बाग, बी ऑप्शन राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लाइमेट्रिक प्रकार का फल कौन सा है? क्लाइमेट्रिक प्रकार का फल कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर आपका पपीता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि जो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको सिर्फ डायरेक्ट रटने हैं तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21, 21। चक्रावधि में मक्का, आलू, जौ, मूंग फसलों में चक्र होता है। देखो फसल चक्र याद करना है तो आपको इसके लिए एक फॉर्मूला आता है याद करने के लिए। क्या होगा कि जो फसल हैं उन फसलों की संख्या ऊपर लिखेंगे, कितने लिए गए हैं? 4। तो 4 से गुणा 100, तो क्या हो जाएगा? 4 गुणा 100, 400। मक्का, आलू, जौ, मूंग, इसकी डिटेल से चर्चा करेंगे, यहाँ लिख नहीं सकते। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 400, 400%। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ह्यूमस का CN अनुपात क्या होता है? कार्बन नाइट्रोजन अनुपात क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 22। मृदा में ह्यूमस का अनुपात, ह्यूमस क्या होता है? जो प्लांट और एनिमल होते हैं उनको डीकम्पोज्ड पार्ट होता है, यानी सड़ा गला पदार्थ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमस। उसका प्रतिशत कितना होता है? 10:1। यहाँ आप कंफ्यूज मत होना, ऑर्गेनिक मैटर भी उसी को बोलते हैं, ह्यूमस भी इसी को बोलते हैं। लेकिन ह्यूमस क्या होता है? हमारी आर्टिफिशियल कोई एक्टिविटी नहीं होती, उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं वही उसको काट देते हैं, सड़ा देते हैं, गला देते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक मैटर में हो सकता है कि ह्यूमन का भी कुछ हाथ हो। तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, कार्बनिक पदार्थ और इसमें। बढ़ते हैं, इसमें जो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, 10:1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से किसके साथ रखने से ताजे अंगूर सिकुड़ जाते हैं? मतलब जो अंगूर हैं वो फैले हुए हैं लेकिन अंदर का जो लिक्विड है वो बाहर निकल जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तपते हुए जल के साथ नहीं होगा, ठंडे जल के साथ नहीं होगा, मीठे जल के साथ नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा नमकीन घोल। नमकीन मतलब जो मार्केट में नमकीन मिलती है उसको लाके घोलने से नहीं होगा। नमकीन का मतलब जिस लिक्विड में नमक है, नमक युक्त घोल की बात हो रही है, नमकीन के मतलब है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुर्रा भैंस का औसतन दुग्ध काल क्या होता है? यहाँ ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो पशुओं से संबंधित पूछा जाता है, इसका गर्भ काल कितना होता है, इसका दुग्ध काल कितना होता है, इसका ड्राई पीरियड कितना होता है। ड्राई पीरियड का मतलब जिस काल में पशु को दूध निकालना बंद कर देते हैं। तो ये अलग अलग ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसकी श्वास दर क्या होती है, नाड़ी गति क्या होती है। तो ऐसे ये क्या है, फैक्ट के क्वेश्चन है, समझाने जैसे नहीं है, इनके रटने जैसे हैं। तो इनको आप ध्यान देंगे। लेकिन यहाँ हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है 24, इसका आंसर है 300 दिन। यानी जो मुर्रा भैंस है उसका औसत दुग्ध काल कितना होता है? 300 दिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये बिल्कुल फैक्ट है, आपको याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा आपका कटक, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से चयनित शाकनाशी कौन सी है? चयनित शाकनाशी, सेलेक्टिव हर्बिसाइड कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एट्राजीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस फसल को चारे का राजा कहा जाता है? किंग ऑफ फॉडर क्रॉप। विच क्रॉप इज नोन एज
किंग ऑफ फोडर क्रॉप, यानी चारे की फसलों का राजा कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर आपका होगा बरसीम, ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 28, दूध का रंग किस कारण सफेद होता है? यानी इसमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, उसकी वजह से दूध का रंग जो होता है सफेद होता है। वसा नहीं, कैरोटीन नहीं, दुग्ध चीनी नहीं, ऑप्शन बी केसीन, इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। वायु की गति मापने वाले यंत्र को कहते हैं? बहुत बार पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वायु की गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वेग मापी इसमें राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ एक चीज ध्यान देना, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, दिशा सूचक यंत्र और वेग मापी। तो एक तो होता है दिशा बताने वाला, सूचक यानी सूचना देने वाला। तो एक यंत्र ऐसा होता है जो सिर्फ दिशा की सूचना देता है, और एक ऐसा होता है जो अभाव होती है उसको कितनी गति से वो बह रही है इसको मापता है। तो दोनों में अंतर है। तो यहाँ वेग मापी पूछा जा रहा है, तो वेग मापी सीधा नाम दे रखा है, ये यंत्र को क्या मापती है? गति मापती है। दूसरा पूछा जाए कि दिशा किस दिशा से बह रही है, वायु किस दिशा से बह रही है, ये बताने के लिए आपका कौन सा है? ऑप्शन सी हो जाएगा, दिशा सूचक यंत्र। लेकिन यहाँ हम इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, वेग मापी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारे अंतिम क्वेश्चन की तरफ। आम में सघन रोपण हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है? इसमें थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया, किसकी जगह क्या आएगा? किस्म आएगा। तो आप इसको एडजस्ट करें, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए कि इसका बहुत डिटेल से अपन ने वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है। क्योंकि सघन रोपण जब भी करना होता है, सघन रोपण का मतलब कम क्षेत्रफल के ऊपर अधिक पौधे उगाना, अधिक लाभ लेने के लिए। तो जो आम की किस्म है जो सघन रोपण के लिए किए जाते हैं, वो आपकी किस्म है आम्रपाली, या आम्रपाली लिखा गया है, आम्रपाली है। आपको यहाँ बता दें कि जो 1 हेक्टेयर है उसमें आम की जो आम्रपाली किस्म है उसके लगभग 1600 पौधे 1 हेक्टेयर में आते हैं। तो सघन रोपण के लिए जो आम की सबसे जो बेस्ट किस्म है वो कौन सी? आम्रपाली। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, यदि हम गृह वाटिका में यूज लेना चाहते हैं, आम की कौन सी किस्म उपयुक्त रहेगी? तो आप चित्र में देख सकते हैं इसकी बहुत ज्यादा लंबाई नहीं है, इसलिए ज्यादा छाया नहीं घेरती। तो गृह वाटिका के लिए बेस्ट किस्म कौन सी होगी? आम की आम्रपाली, और दूसरी सदाबहार भी होती है। तो यहाँ हमारा ये जो वीडियो है इसका समापन करते हैं। इसी के साथ मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि जो लोग इसको देख पा रहे हैं, बच्चे वो टेस्ट नहीं दिए हैं, तो आप पहले टेस्ट अटेम्प्ट करें। अब रेगुलर बेस पे आपके टेस्ट आते रहेंगे, और जो टेक्नोलॉजी उसमें जो हमारी टेक्नोलॉजी उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहेगा, उसकी सुविधा आपको सामने मिलती रहेगी। इसी के साथ आप क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करने के लिए हमारी जो वेबसाइट है अभिनव www.abhinavjetclasses.com, इसको विजिट करेंगे। और कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पिछले वाले जो वीडियो है उसमें मैंने बता दिया, 4-5 मिनट का वीडियो, आप उसको देख लेना। और कैसे रजिस्ट्रेशन होता है उसको रजिस्ट्रेशन करें। फिर भी आपको समस्या आती है तो आप नीचे इसी वीडियो में आपको दिख रहा होगा, नीचे जो मोबाइल नंबर दे रखे हैं उन पे आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन कमेंट जरूर लिखें कि आपकी किसी प्रकार की जो भी क्यूरी होगी, क्योंकि आप यदि कुछ कमेंट करते हैं किसी प्रकार की कोई कमी हो तो हम उसको बेहतर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि बच्चे संतुष्टप्रद हैं, हमें किसी सुधार की आवश्यकता नहीं है। तो आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, बेहतर से बेहतर हम देने का प्रयास करेंगे। तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।